Uncharted Tales, revealing the voices and experiences. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनचार्टेड टेल्स के एक और नए एपिसोड में। जैसा कि आप जानते हैं, हम ऐसे टॉपिक और ऐसे लोगों को आपसे मिलाते रहते हैं जिससे कि हमें लगता है कि ऐसे टॉपिक होते हैं जिसकी आपको नीड दिखती नहीं है, पर कहीं ना कहीं उसकी नीड हमारी लाइफ में बहुत होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंटल हेल्थ, विच इज़ नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। आज के टाइम पे मेंटल हेल्थ के बारे में जानना हमारी एक ज़रूरत बन चुका है, जो कि शायद हमें ना पता लग रहा हो, पर कहीं ना कहीं वो एक समय पे अपनी छाप छोड़ेगा। जैसा कि हम अपनी सोसाइटी में देखते आए हैं, बचपन से कहा जाता है, अगर आप एक लड़के हैं तो आपको ये सिखाया जाता है कि यार तू लड़का है, तेरे ज़िंदगी में ऐसा कोई वो नहीं है कि तेरे को डिप्रेशन या कुछ हो रहा है। अगर आप लड़की हैं तो उसको सिखाया जाता है तुम ज़्यादा सेंसिटिव हो रही हो, अपनी ज़िंदगी पे फोकस करो। अगर कोई बुज़ुर्ग है तो उनको बताया जाता है यार बुज़ुर्ग हो चुका है, ये सठिया गया है, कुछ भी बोलता है। कोई बच्चा है तो उसको बताया जाता है कि ये पढ़ाई से बचने के इसके बहाने हैं। शायद ऐसा ना हो, क्योंकि अगर एक फ़िज़िकल हेल्थ की प्रॉब्लम है वो उम्र और जेंडर देख के हो सकती है, मगर एक मेंटल हेल्थ कभी भी उम्र या उसका जेंडर देख के नहीं आती। ये किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है। इस विषय में बात करने के लिए आज हमारे जो एक्सपर्ट हैं हमारे साथ डॉक्टर मोनिका मकर मैम के पास पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस है साइकोलॉजी में रिसर्च करने का, लोगों से मिलने का। उनके पास कई ऐसी कहानियाँ होंगी जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखी हैं, उनको रूबरू उन्होंने फेस किया है। मैम अपने जीवन में ऐसे काम करते रहते हैं जिससे लोगों के मदद हो सके। और मैम, जब मैं आपके बारे में रिसर्च भी कर रहा था, मैम के जितने भी नोन थे उन्होंने कहा कि मैम के अराउंड एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हमेशा बना रहता है। मैम इतने ईजी टू गो पर्सन है कि मतलब उनके साथ काम करते हुए फील नहीं हो रहा कि वो एक इतने वेल लर्नड, वेल एजुकेटेड पर्सन है कि मैम बिल्कुल ही विदाउट एटीट्यूड, विदाउट एनी प्रॉब्लम के सबके साथ ईजी गो हो जाते हैं। तो मैम ये मेरा प्रिविलेज है कि मैं आपको यहाँ वेलकम कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सूरज, आपने इतना कुछ कह दिया, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक्स करती हूँ आपका और आपकी टीम का जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया टू डिस्कस अबाउट मेंटल हेल्थ। जी मैम, विच इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट इशू टू डिस्कस। जी मैम, तो हम बहुत स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे मैम। जैसे आपका बचपन रहा, जो आपकी एजुकेशन रही, कैसे आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट से फेमिलियर हुए, कैसे इसके बारे में आपने इंपॉर्टेंस को समझा, तो मैम वो क्या जर्नी थी आपकी? मेरी एजुकेशन जो है वो शिमला में हुई है सारी। तो व्हेन आई जॉइंट कॉलेज तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिया था। नाम ही अच्छा लगा कि साइकोलॉजी है, इतना कुछ पता नहीं था क्या होता है, बट ग्रेजुएशन में डिसाइड कर लिया था कि अब आगे इसी विषय को पढ़ना है और इसी विषय के बारे में अच्छे से जो है इसके डीप तक जाना है कि क्या है साइकोलॉजी। तो बीच में जब ग्रेजुएशन पूरी हुई तो क्योंकि हिमाचल में स्कोप कम थे, तो फादर इंसिस्टेड कि बेटा इट्स बेटर कि तुम लॉ कर लेती तो मुझे अच्छा लगता। माय सिस्टर वो कहती कि इट्स बेटर तुम इंग्लिश में एमए करो, क्योंकि इंग्लिश जो है वो सब्जेक्ट में जॉब्स हैं, साइकोलॉजी में हिमाचल में जॉब्स नहीं हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो साइकोलॉजी करनी है। तो इतना ओपन था, देन किसी ने फोर्स नहीं किया कि तुम ठीक है, तुम्हारी चॉइस है, करो, मगर कल को तुम्हें ऐसा ना हो कि मुझे जॉब नहीं मिली। नेचुरली था कि कैरियर बनाना है और साइकोलॉजी में बनाना है और हिमाचल में स्कोप बहुत कम थे, मगर फिर भी फोर्स नहीं किया गया। घर में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था, पापा ने कहा ठीक है, इट्स योर चॉइस, आप करो। तो सिस्टर ने भी कहा ठीक है, फिर अगर तुम्हें अपनी मर्जी करनी है तो तुम कर सकती हो, मगर वो उसकी इच्छा थी कि आप करो। तो ऐसे आई ज्वाइंट साइकोलॉजी। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी और उसके बाद आई कंप्लीटेड माय पीएचडी। ओके मैम, तो जैसे एक कन्फ्यूजन बनी रहती है लोगों को। मैं जानता हूँ आपसे ये सवाल बहुत लोगों ने बड़ी बार पूछा होगा कि मैम बेसिक जो डिफरेंस है एक साइकोलॉजिस्ट एक साइकाइट्रिस्ट में, वो क्या है, उनका रोल क्या है और कितनी इंपॉर्टेंस होती है दोनों की? साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट दोनों की इम्पोर्टेंस इक्वल है जी। बेसिक जो डिफरेंस है वो क्वालिफिकेशंस जो हैं, साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो आपके पीएचडी इन साइकोलॉजी, और साइकेट्रिस्ट जो हैं वो एमडी डॉक्टर्स हैं जिन्होंने एमबीबीएस करी है। वो उनकी स्पेशलाइजेशन जब साइकेट्री में होती है, दे आर नोन एज साइकेट्रिस्ट। और उनकी अब क्या है अप्रोच जो वो डिफरेंट है। साइकोलॉजिस्ट की अप्रोच है बिहेवियर अप्रोच, आपकी काउंसलिंग कर रहे हैं, टॉक थेरेपी दे रहे हैं, आपको अवेयर कर रहे हैं। वेयर एज जो साइकेट्रिस्ट है वो आपको इन सब के साथ साथ मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं। वेरी फ्यू साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। साइकेट्रिस्ट जो हैं वो मेडिकल, जो हमारी मेंटल हेल्थ सिचुएशंस जैसे हमारे साइकोसिस डिसऑर्डर्स जो होते हैं, दे आर सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स, तो वहाँ पर वी नीड मेडिकेशन।
तो वहाँ पर जो है वो साइकेट्रिस्ट का रोल आ जाता है। जब दोनों मिलके काम करते हैं तो इंडिविजुअल को हम जल्दी हील कर सकते हैं, जल्दी ठीक कर सकते हैं जब मेंटल प्रॉब्लम्स है। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, दैट इज समथिंग डिफरेंट। मैम ये जो क्वेश्चन था मैंने आपसे इसलिए पूछा था क्योंकि यूजुअली जब हम बात करते हैं कि किसी इंसान को साइकेट्रिस्ट के पास जाने की नीड पड़ जाती है तो सोसाइटी उसको ऐसे ही जज करती है कि शायद इसका दिमाग ख़राब हो चुका है, ये मतलब ये पागल ही है तभी शायद जा रहा है। तो मैम वो तोड़ने के लिए, सिनेरियो तोड़ने के लिए ये क्वेश्चन बन गया, तो आपका इसमें क्या टेक है? ये स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी में क्योंकि सोशलाइजेशन में मेंटल हेल्थ कभी डिस्कस ही नहीं हुआ जी। मेंटल हेल्थ की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। क्यों? पहले बच्चे सोशलाइज हो जाते थे अपने ग्रुप्स में, जॉइंट फैमिलीज़ थी, बच्चे बाहर खेलते जो रहते थे तो बच्चों को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ नहीं आते थे, इतने ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते थे। अब इंक्रीज़ हो गए हैं तो वो मेंटल हेल्थ अपने आप ही मैनेज हो जाती थी। मार खा रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, फिर दोबारा से एक हो रहे हैं तो इमोशनल एक्सप्रेशंस जो थे आउटबर्स्ट हो जाता था। मेंटल हेल्थ क्या है? आपका इमोशनल वेलबींग है ना। आप मेंटली हेल्दी हैं जब आपके सारे इमोशंस जो हैं वो कभी ना कभी बाहर अंदर चल रहे हैं, ठीक है ना। गुस्सा आया, गुस्सा कर लिया, प्यार आया, प्यार कर लिया, ठीक है ना। तो कहीं कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, वो जो दिल किया कर दिया, तो वो एक्सप्रेसिव थे बच्चे। जब आप बाहर खेल रहे हैं, घर से बाहर बच्चों का झुंड खेल रहा है, अगर अभी भी आप देखोगे बच्चे जो खेल रहे हैं तो उनके लिए कोई मन में भाव नहीं है अपना, उनके लिए सब एक जैसे हैं, वो मस्ती मार रहे हैं। तो इमोशनली आप अपने आप को रिचार्ज कर रहे हो, निकाल रहे हो, जा रहे हो, ठीक है ना। तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है। इसलिए शायद मेंटल हेल्थ इश्यूज़ कभी मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करी गई कि इतना मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी होगा। अब जो लाइफ है वो वर्चुअल लाइफ हो गई है। अब हमारा जितना भी इमोशनल आप देखोगे एक्सप्रेशंस हैं वर्चुअली हैं। जब हम उनको फिज़िकली फेस टू फेस एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं तो मेंटल हेल्थ इश्यूज इंक्रीज हो रहे हैं। दिस इज़ द रीज़न। पहले इसलिए जब कभी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती थी तो कहते थे मेंटल हो गया, जी, है ना। जी, जी। जब देखते थे हम किसी को प्रॉब्लम हो रही है, मेंटल हो गया, तो लगता था ये पागल हो गया, और पागल वर्ड जो है एक यूज़ किया जाता था। इसीलिए स्टिग्मा है ना कि हम साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाएंगे। मगर जब से अब अवेयरनेस हुई है, साइकेट्रिस्ट आपको हेल्प कर रहा है टू मैनेज योर मेंटल इश्यूज़, है ना। जो मेंटली हमें दिक्कतें आ रही हैं उनको मेंटल हेल्थ मैनेज करने में इशू जो है वो डिस्कस करके आपको सॉर्ट आउट कर रहा है। तो अब इसलिए है क्योंकि वो ज़्यादा हो गया है और हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हम ज़रूर अवेयर करें कि किस तरह से हमें लोगों को बताना है कि मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड टेक केयर। तो मैम जो बेसिक स्टार्टिंग एजुकेशन होती है फ्रॉम द स्कूल इटसेल्फ एंड पेरेंटिंग, एक्चुअली आई बिलीव जब हम बड़े हो रहे थे तो इसका हमारे पेरेंट्स पे भी बड़ा असर था कि वो हमारे को टाइम देते थे। हमारी मैम अगर कुछ परफॉर्म नहीं करते थे, पिटाई भी अच्छे से होती थी। आजकल के पेरेंट्स टाइम शायद कम दे पा रहे हैं या ओवर पैम्पर्ड है वो चाइल्ड, या आपको लगता है कि एजुकेशन इसमें डील कर सकता है या ऐसे चैप्टर्स हैं? हाँ, ये देखो एक फैक्टर सिर्फ एजुकेशन नहीं डील कर सकता, सबको मिलके काम करना पड़ता है, ठीक है ना। पेरेंट्स जो हैं आजकल क्या है कि प्राइवेट स्कूल्स आप देखोगे बहुत मैक्सिमम बच्चे जो हैं दे आर गोइंग टू प्राइवेट स्कूल्स, और पेरेंटिंग मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो भी फॉल्टी हो रही है। तो हमें लगता है कि सिंगल चाइल्ड है ना, जॉइंट फैमिलीज़ नहीं है, तो बच्चों को हम इतना पैम्पर कर रहे हैं, उनको हमने मटेरियल चीज़ों से इतना ओवर डू कर दिया है, चीज़ें दे दे के प्रोवाइड करके, कि हमें लगता है हम बच्चों को सब कुछ दे रहे हैं। नाउ दे शुड कम ओवर आवर एक्सपेक्टेशंस। हमारी एक्सपेक्टेशंस ये हैं, हमने आपको ये दे दिया, तुम्हें पूरे नंबर लाने हैं। आप देखोगे नर्सरी से बच्चे को प्रेशर है 10 से 10 लेके आने, एक नंबर कम क्यों हुआ जी, ठीक है ना। तो हर बच्चा एकेडमिकली अच्छा नहीं कर सकता जी। हमें लग रहा है हमारा बच्चा ऑलराउंडर बन जाए, एकेडमिक भी, स्पोर्ट्स भी, ये भी वो भी, हर पेरेंट ये चाह रहा है हमारा बच्चा ऑलराउंडर हो, हर फील्ड में टॉप पे हो। तो एक्सपेक्टेशंस हमारी गलत हो गई। वहीं से हमने इशू शुरू कर दिया मेंटल हेल्थ का। बच्चा क्या क्या मैनेज करेगा? एवरीवन कैन नॉट फिट इनटू वन साइज, ठीक है ना। हर इंडिविजुअल डिफरेंट है। घर में 2 बच्चे 2 भाई बहन है, वो भी डिफरेंट है। तो हमें जो पेरेंटिंग फॉल्टी हो रही है
उस पर भी हमें फोकस करना पड़ेगा कि वो क्यों फॉल्टी हो रही है। पहले मैंने आपको बताया ना, जॉइंट फैमिलीज हैं, जॉइंट फैमिलीज में आप रह रहे हो, ग्रैंड पेरेंट्स साथ हैं, चाचा ताया मामे सारे साथ हैं, बड़ी फैमिलीज थी, तो वो एक प्लस भी था। हर चीज़ के प्लस माइनस हैं। वो प्लस था, बच्चे आपस में, आप जब एक पीयर ग्रुप में हो, आप सब कुछ देख रहे हो, सब एक दूसरे के साथ है ना, छीना झपटी शेयरिंग सब कुछ हो रहा है, तो वहाँ से आप बहुत कुछ सीख रहे हो। अब अगर घर में न्यूक्लियर फैमिली है, बच्चा किसको ऑब्जर्व कर रहा है? सिर्फ पेरेंट्स को। किसका बिहेवियर सीख रहा है? पेरेंट्स का, है ना। तो वो उनको ऑब्जर्व करके उनका बिहेवियर सीख रहा है, तो वो कंडीशनिंग हो रही है एंड वो टाइम से पहले मैच्योर हो रहा है। क्योंकि अगर वो बच्चों से इंटरेक्ट कम कर रहा है तो नेचुरली किसी से तो सीखेगा। और फिर दूसरा कहाँ से सीख रहा है? विजुअल इम्पैक्ट ऑफ कार्टून्स, टीवी, ये सारा जी। तो वहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड यू डोंट नो हाउ दे आर परसीविंग। हर इंडिविजुअल डिफरेंट परसीव कर रहा है और उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर रहा है। जिसने पॉजिटिव लेना है वो पॉजिटिव लेके अच्छा सीख रहा है, जिसने नेगेटिव लेना है वो उसी चीज़ में से नेगेटिव ले रहा है और नेगेटिव सीख रहा है। बट यू डोंट नो कि वो सीख क्या रहा है। जी। ठीक है ना। तो उसमें बड़े सारे फैक्टर्स हैं हर चीज़ में। आपके घर का एटमॉस्फेयर कैसा है, हेल्दी एटमॉस्फेयर है घर में, एनवायरनमेंट कैसा है, आपका नेबरहुड कैसा है, आपकी स्कूलिंग कैसी है, आपका पीयर ग्रुप कैसा है। फैक्टर्स तो सारे इकट्ठे मिलके जो हैं वो काम कर रहे हैं, बट वी डोंट नो कि चल क्या रहा है ना। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर पेरेंटिंग पहले अच्छी होगी, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को आजकल की मारना नहीं है जी बच्चों को, ठीक है ना, मारना नहीं है, बच्चों को बड़े प्यार से रखना है। और स्कूल में जाके टीचर्स से कंप्लेंट करनी, और टीचर्स को जो है बच्चों के सामने कि टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे जो हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या टीचर बच्चे को गुस्सा नहीं करेगा, है ना। मैं अपने बच्चों की पीटीएम में जाती रही हूँ तो बड़े पेरेंट्स को देखती रही हूँ कि दुख होता था देख के कि आप अच्छे स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हो और फिर टीचर को जाके आप बच्चे के सामने बोल रहे हो कि इट इज़ योर फॉल्ट। तो बच्चा तो उसी दिन से सीख जाता है कि मुझे ये टीचर जो है ये ठीक नहीं है, और हर चीज़ में उसको एक एज मिल जाता है पेरेंट्स को कहने के लिए कि ये टीचर की गलती है। अगर पेरेंट्स टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बच्चा कैसे रिस्पेक्ट करेगा? जी। फिर अगेन हम पीछे जाते हैं। अगर स्कूल में मार पड़ती थी, घर में 2 थप्पड़ और पड़ते थे कि तुमने कुछ गलत किया होगा। आज बच्चे ने गलत भी किया है, पेरेंट्स बोलेंगे हमारे बच्चे ने गलत नहीं किया है, ये स्कूल की गलती है, स्कूल में ऐसा हुआ। तो बच्चा वहाँ से क्या सीख रहा है? जी जी जी, ये नेगेटिविटी तो नेगेटिविटी आएगी ना कहीं ना कहीं से। तो वो जो हमारी पेरेंटिंग फॉल्टी हो रही है, दैट इज़ प्लेइंग अ इम्पॉर्टेंट रोल इन किड्स लाइफ। फिर आप बच्चा पैदा हो रहा है, हम माइलस्टोन पहले काउंट करते थे, बच्चे ने क्रॉल करना शुरू किया, बच्चा खड़ा हो गया। आजकल पेरेंट्स बड़े खुश, बच्चा स्क्रीन चला रहा है, मोबाइल की स्क्रीन चेंज कर लेता है, इसमें गाने चला लेता है। हम ऐसे तो माइलस्टोन काउंट कर रहे हैं जी। और फिर जब बच्चा स्कूल जाएगा हम कहेंगे मैम इसका मोबाइल नहीं छूट रहा, इसका मोबाइल छुड़ा दो। जी। आदत आपने डाली, छुड़ाए स्कूल वाले। सोलली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने टीचर्स को दे दी कि अगर हम अच्छे स्कूल में बच्चा पढ़ा रहे हैं तो आप संभालें, और पेरेंट्स को लग रहा है कि हम बच्चे को सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि नंबर पूरे आने चाहिए, और वो बच्चा बेचारा परेशान है। जी। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज तो बचपन से ही शुरू कर दी है। तो जैसे हमने पेरेंटिंग की बात की और स्कूलिंग की बात की, मैं आजकल जो एक नया एक्सपीरियंस देख रहा हूँ जो कि एक बिल्कुल ही नई चीज़ है मेरे लिए, वो ऐसी है कि मेरा 3 साल का नेफ्यू है, अभी उसका स्कूलिंग शुरू नहीं हुई है, बट ऐसा है कि वो घर में ना अपने मम्मी पापा से बात करेगा ना किसी और से, उसका जो फोकस हो चुका है वो एलेक्सा से ही बात करना चाहता है। अब उसमें ऐसा है कि एलेक्सा उसको इंग्लिश सिखा रही है तो मेरी बहन भी बहुत खुश है, बट ये एक चीज़ मुझे बहुत नेगेटिव लगती है। अब मेरे पास एक एक्सपर्ट से पूछने का ऑप्शन है, तो मैं यही जानना चाहूँगा कि इसके जो फ्यूचर में जो दिखेगा उसके ऊपर, मतलब उसके कॉन्फिडेंस पे दिखेगा, वो किस वे में आएगा। आफ्टर ऑल वो एक चैट बॉट है, वो एक असली इंसान तो नहीं है। वो उसको एंजॉय कर रहा है, वो अच्छी बात है, वहाँ से पॉजिटिव भी सीखेगा। बट कोई भी चीज़ एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए, उसका हम उसको उतना कर एक्सपोजर दें जितना कर उसको रिक्वायर्ड है। अगर आप 24 घंटे उसको ऑन रख रहे हो तो डेफिनेटली दैट विल, जो पेरेंट्स हैं थोड़े टाइम में वही निगलेक्ट फील करेंगे कि बच्चा हमारे से तो बात ही नहीं कर रहा है। तो जो आपका पर्सनल टाइम बच्चे के साथ है, अगर आप हेल्दी कर रहे हो तो वो बच्चा एलेक्सा से थोड़ा दूर रहेगा, और कोशिश करो कि उसको एक फिक्स टाइम रखो कि इतने टाइम के लिए हमारी एलेक्सा ऑन रहेगी, बाकी वो कम ऑन रहे, क्योंकि बाद में लेटर ऑन वो प्रॉब्लम आएगी। आप उसी से बात कर रहे हो, आपको लगेगा कि ठीक है अभी आप एंजॉय कर रहे हो, छोटे हो ना अभी, तो नेचुरली वो एंजॉय कर रहा है। तो कोई भी चीज़ जब एक्सट्रीम हो रही है वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो रही है। तो हर चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव है,
ठीक है, सिक्का जो है वो दोनों तरफ से आपका पहलू उसके दो हैं, जी मैम। है ना। तो हर एस्पेक्ट जो भी लाइफ का है, कुछ भी है, वहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। तो पॉजिटिव अगर उसका लेना है हमने, तो एक बैलेंस में अगर हम चलेंगे तो वो ठीक आएगा। जब उसको हम एक्सेस कर देंगे, कोई भी चीज़, वही मैं कह रही हूँ ना कि बच्चे को आप एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हो, आप किसी के पास चीज़ देख रहे हो, बच्चा डिमांड नहीं कर रहा, आप पहले ला के पूरा कर रहे हो। बालमन तो बालमन रहेगा, आपने उसको आज आईपॉड भी दे दिया, ये भी दे दिया, वो भी दे दिया, उसकी कल को फिर डिमांड तैयार है। हम अपने, इतना बड़ा इंसान है, इंसान तो इच्छाएं हैं ना हमारी, वो तो ख़त्म हो ही नहीं सकती हैं। तो इच्छा तो हमारी चली रहेगी, तो वो तो बच्चे हैं, हमें लगेगा। हम पहले आप देखो कि एक पेंसिल के लिए भी आपको पेरेंट्स के पास कितना रिक्वेस्ट करना पड़ता था, पेंसिल चाहिए एक। आज सब कुछ ढेर लगा है बच्चों के पास, किसी मटेरियल चीज़ की कमी नहीं है, और हमें फिर लग रहा है कि बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे हैं। बच्चे हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, बच्चों को हमने जन्म दिया है, लेट देम लिव देयर ओन लाइफ, नेचर से सीखो, ठीक है ना। उनको आगे बढ़ने दो। आप कैटरपिलर, चिड़िया, किसी के भी बच्चे को देखो, वो स्ट्रगल से ही सीखेंगे। स्ट्रगल का मतलब ये नहीं है कि आप उनको अपनी तरह, कुछ पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं कि हम इतना किलोमीटर पैदल चलते थे, आप भी चलो, वो स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल है इनर, कि बच्चे को खुद करने दो, वो अपने सोचे। अगर बच्चा पढ़ रहा है, उसको थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो कि आप करो, उसको गलतियां करना सिखाओ। सबसे बड़ा जो कंसेप्ट है मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स में, गलती नहीं करनी है। अगर गलती नहीं करनी है तो लाइफ में सीखोगे कैसे? जी बिल्कुल, बचपन से ही ये डाल दिया, गलत नहीं होना चाहिए। जी, नर्सरी से बच्चे को डाल दिया है गलत, और जहाँ पर आपने टोका है ना गलती के लिए, वो गलती बड़े होने तक वही रहेगी, क्योंकि बच्चे को वो इतनी ओवर करेक्ट कराई जाती है कि बच्चा भूल जाता है ठीक क्या है, गलत क्या है। जी, गलती होने दो, गलती से ही सीखेंगे। जहाँ पर आपका रेड पेन लगा होगा ना बच्चे का कॉपी में, आप देखोगे माँ बाप ना उसको बार बार फोकस करके कि ये गलत नहीं होना चाहिए, इतना ओवर करेक्ट कराएंगे कि वो गलत होगा ही होगा, और फिर बच्चा बेचारा दुखी होगा। उसको छोड़ दो ना, लेट हिम लर्न हिम इस, अपना भी कोई तरीका होगा ना उसका कंसेप्ट समझने का, उसकी भी तो परसेप्शन है। जी, आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस की ज़रूरत है। एक पॉइंट आउट हो होनी चाहिए। जी, तो बच्चों की बात हो गई, अब कुछ एक बात करेंगे आजकल के एडल्ट्स की, टीनेजर्स की, और कुछ हमारे एज की भी। जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो कुछ एक टॉपिक्स में मैं ऐसे आया था कि एजुकेटेड लोग भी, 60% लोग उनमें ऐसे हैं एजुकेटेड जिनको मेंटल हेल्थ के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो इसका जो मैम क्रक्स है कि हम पढ़ रहे हैं, हम एजुकेट भी हो रहे हैं, तो हमारी ऐसे एजुकेशन किस चीज़ के लिए है कि हम बेसिक चीज़ों को ऑब्जर्व ना कर सके, अपने आसपास के चेंजेस को ना ऑब्जर्व कर सके, तो उसमें क्या रहेगा? तो प्रॉब्लम वही है, वी डोंट नो व्हाट एजुकेशन मीन्स। जी, एजुकेशन क्या है? जी, ये नहीं है आपने सिलेबस पढ़ा और पढ़ाई करके डिग्रीज ले ली, दैट इज़ एजुकेशन। जी, एजुकेशन इज़ योर ओवरऑल डेवलपमेंट, जी, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, सारी डेवलपमेंट हो रही हैं, तब आप रियल एजुकेट हो रहे हो। जी, सिर्फ आप अपना एक साल का सिलेबस पढ़ के आप स्टेप अप होते जा रहे हो और डिग्री ले ली है, 5 आपने एमए करते जा रहे हो, कुछ भी करते जा रहे हो, और आप सोच रहे हो डिग्रीज आ गई हैं और मैं एजुकेटेड हो गया, दैट इज़ नॉट एजुकेशन। एजुकेशन है जब आप यू आर अवेयर अबाउट योर इन्वायरमेंट, योर नेचर, योर आपका सोशल स्ट्रक्चर, आपका इमोशनल स्ट्रक्चर, हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना, तो वो प्रोवाइड होगी तभी आप एजुकेटेड है। एजुकेटेड, फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है ना। आप देखिए कि हम वी आर ब्लेस्ड कि हम स्वर्ग में रह रहे हैं, धर्मशाला जैसी जगह में अगर आप कंसीडर करते हो हम स्वर्ग में रह रहे हैं। अगर आप किसी मेट्रो में जाते हो तो हमारे लिए सर्वाइवल मुश्किल है ना, वी कैन नॉट सर्वाइव, इतना पॉल्यूशन, इतना हालत ख़राब, फास्ट लाइफ, तो उस लिहाज से वी आर लिविंग इन स्वर्ग। मगर जो यहाँ रह रहे हैं वर्चुअल लाइफ में, वो देख के दुखी हैं कि हम कहाँ रह रहे हैं। वी डोंट वैल्यू द थिंग्स वी गेट, वी वैल्यू द थिंग्स वी डोंट हैव। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना, जो मिल गया वो तो भूल गए। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि बच्चे को एक चीज़ दे दी, उसकी वैल्यू ख़त्म होगी, अगले की शुरू हो गई कि अब मुझे वो चीज़ चाहिए, है ना। ऐसे हर इंसान, एवरी इंडिविजुअल इज़ लाइक दैट। एडल्ट है, बच्चा है ना, मगर वो बचपन से ही उसकी आदत डालोगे ना आप, तो वो वैल्यू जब हम नहीं करेंगे चीज़ों की, है ना, तो हमें जो है इश्यूज आएंगे। हम बाहर जाके
आप देखेंगे कमर्शलाइजेशन से इतनी आपकी जो फूड चेन्स आ गई हैं, हम हर कुछ जंक खा रहे हैं, रूटीन में जंक खा रहे हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, क्यों खा रहे हैं? आपका दिल कर नहीं रहा खाने को, बट अपने सोशल पीयर प्रेशर में खा रहे हो कि पार्टी होगी तो पिज़्ज़ा पार्टी होगी, समोसा पार्टी नहीं होगी। समोसा पार्टी तो बैकवर्ड हो गया है ना, तुम तो गंवार ही रह गए। तो वो बाहर निकालना है ना आप इंजॉय कि हमारा फूड है, हमारा वो अपना फूड, अपने कल्चर को अगर आप नहीं प्रमोट करोगे कौन करेगा? कभी कभार कुछ भी खाना ठीक है। वहाँ की कंडीशंस ऐसी हैं कि दे ईट प्रिजर्व फूड। हमारे इंडिया में तो इतनी सारी वैरायटी है, इतना आप देखते हो कितनी मतलब कि आपके पास अवेलेबिलिटी है कि आपको फ्रेश फूड हर वक्त 12 महीने अवेलेबल है, बट स्टिल वी आर ईटिंग द स्टेल फूड। क्यों? वर्चुअल आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है ना, KFC खुल गया, वो पता नहीं कब का क्या कैसे खा रहे हैं, है ना, कोई पिज़्ज़ा, कोई ये वो पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। अपना लोकल फूड छोड़ के, अपना जो हमें अवेलेबल है उसको छोड़ के हम महंगा पैसे भी खर्च रहे हैं, हेल्थ भी ख़राब कर रहे हैं। सिर्फ क्या है? सोशल इन्फ्लुएंसर जो कर रहे हैं और आप खा रहे हो। लोग बाहर से आके एंजॉय कर रहे हैं, जी यहाँ का लोकल फूड ये है, उनके ब्लॉग्स देखोगे दे आर इंजॉइंग दैट, है ना। और हम वो छोड़ के हमें तो पार्टी भी करनी है, भी पार्टी अगर वैसी होगी तो ठीक है, नहीं तो तुम तो बाहर है। तो आप देखो ना कि क्या कर रहे हैं जी। तो अपनी चीज़ों को, हर चीज़ को, अपनी चीज़ों को प्रमोट करोगे, आप खुश रहोगे। जो आपके पास है उसको वैल्यू करो, ग्रेटिट्यूड रखो कि भगवान तूने इतना दिया, तेरा धन्यवाद। हम यहाँ रह रहे हैं, लोकल ऑर्गेनिक हमारे को सब कुछ मिल रहा है, व्हाई नॉट टू ईट दैट। कभी कभार पार्टी है ठीक है, बट इन रेगुलर हम उन चीज़ों को प्रमोट करें ताकि जो लोग उनसे जुड़े हैं, जो जिनके घरों में अनाज उग रहा है, सब्जियां उग रही हैं, बच्चे अवॉइड कर रहे हैं वो काम करना। जब आप प्रमोट करोगे कि नहीं बहुत अच्छी बात है, ये आपको ऑर्गेनिक यहाँ से मिल रहा है। लोग बाहर मेट्रोज़ में आप देखोगे इतना हाई पे करके ऑर्गेनिक फूड खरीद रहे हैं, और हमें तो वो अपना नॉर्मल कॉस्ट पे मिल रहा है, बट स्टिल वी आर नॉट, उसकी वैल्यू नहीं है। हम बाहर से वो पैकेट फूड जो आ रहा है, पैकेट फूड खरीद के खा रहे हैं जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू 0 है। जी, कुछ एक क्वेश्चंस तो मेरे इसी सवाल में निकल गए, बट स्टिल मैं ये पूछना चाहूँगा, ये जो पीयर प्रेशर है, एक्चुअल जो हम टीनेजर्स हैं, हम एडल्ट्स हैं, उनका ये इशू रहता है कि हम हर चीज़ के लिए कोई एक सेकंड ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। तो अगर हम स्ट्रेस फील करते हैं तो हमने सोशल मीडिया, इंटरनेट को अपना एक सेकंड ऑप्शन बनाया हुआ है, सेकंड होम बनाया हुआ है। तो लॉन्ग टर्म में आई डोंट थिंक कि वो एक रिलैक्सेशन पॉइंट हो सकता है। वो उसमें देख के शायद हम और डिप्रेस्ड होंगे। अगर हम लोनलीनेस फील कर रहे हैं तो वहाँ पे किसी की हैप्पी लाइफ देख के, चाहे वो सिर्फ शो ऑफ कर रहे हो, हम वो देख के और स्ट्रेस में जाएंगे। तो इससे बचने के लिए आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे टीनेजर्स? हाँ, बेसिकली वही है कि हमारे हाथों में न्यूक्लियर बॉम्ब जो आ गया है ना, जी 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 जी, मोबाइल जिसे कहते हैं, मैं इसको न्यूक्लियर बॉम्ब का नाम देती हूँ, ठीक है ना। तो हमें क्या है, जो भी करना है, चाहे मैं हूँ चाहे आप है ना, वी इंजॉय कि हम पिक्चर्स भी ले रहे हैं, रील्स भी बना रहे हैं। एक बैलेंस में अगर हम सब कुछ कर रहे हैं तो दैट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ। अगर हम उसी पे फोकस हो रहे हैं, टोटली लाइफ उसी में हमने अपनी कर दी है कि बस सोशल मीडिया से बाहर नहीं निकलना है, तो दैट इज़ अनहेल्दी। वहाँ से वो हमारा मेंटल इश्यूज आ गए, मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो जो आपका पीयर प्रेशर है वही है ना आजकल चला हुआ, कि कौन सोशल मीडिया पे किस तरह से अपने आप को शो ऑफ कर रहा है, क्या कर रहा है। आप देखो, आप असली एंजॉय लाइफ कब करते हो, जब आपका मोबाइल साइड पे है और आप अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रहे हो। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है आपकी लाइफ में। आप अपना नेचुरली जैसे मर्जी आपने मस्ती कर ली, ठीक है ना, तो वो आपका रिलैक्सेशन है। स्ट्रेस बस्टर असली वो है, मगर हमने, क्योंकि हम वर्चुअल लाइफ जी रहे हैं, तो हमारे स्ट्रेस बस्टर वो बनाए हैं कि मेरी पिक्चर को लाइक नहीं मिला तो इशू बन गया, मैंने ये बनाया इसको नहीं मिला, ये इशू बन गया। तो एक बैलेंस में अगर हम चीज़ों को लेके चलेंगे तब तो ये हेल्दी है। अगर हम वो इम्बैलेंस कर दिया, एक्सट्रीम कर दी, तो वहाँ से हमें इश्यूज हो जाएंगे। तो जैसे बात एक इसकी आई है, कॉज जो कोटा में चल रहा है या हमारे देश, पूरे देश में चल रहा है, रिपोर्ट्स के हिसाब से तो जितना हमने यहाँ पे बैठ के अपना इंटरव्यू किया है, उसमें तो कम से कम 10 सुसाइड हो गए होंगे, क्योंकि हर एक मिनट में एक सुसाइड होता है, जिसका मेजर रीज़न रहता है क्योंकि वो लोग किसी से बात नहीं कर पा रहे। जिस भी तरह की प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं उसमें वो किसी से कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे। तो मेरा ये एक क्वेश्चन ये भी है कि जैसे हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की या फिजिकल हेल्थ की, वो सारा ठीक है। हमारे देश में वो ट्रेंड नहीं है कि अगर एक नॉर्मल इंसान भी है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाके बात करना इज़ नॉट अ बैड थिंग। इसको एक टैबू बनाया हुआ है कि जो साइकोलॉजिस्ट के पास गया शायद ये किसी मेंटल हेल्थ से ही डील कर रहा होगा, बट विच इज़ नॉट नॉर्मल। तो इसको नॉर्मल कैसे किया जाए?
देखो, जो हमारे से पहले वाली जनरेशन थी, मैंने कहा ना कि उस टाइम मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं थे, जी। तो इसलिए उन्होंने उस पर फोकस नहीं किया। ठीक है ना, मैंने बताया कि आपस में ही वो आउटबर्स्ट हो जाता है तो मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं आते। आज की जनरेशन को मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं क्योंकि बहुत सारे प्रेशर्स हो गए। कम्युनिकेशन तो बेस्ट जरिया है जब हम कम्युनिकेट करते हैं किसी के साथ, आप अपने पीयर ग्रुप के साथ जो आपके क्लोज हैं, यू डिस्कस एवरीथिंग। ठीक है ना, आज क्या है कि हमारा मोबाइल जो है हम उससे डिस्कस कर रहे हैं, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, एआई बता रहा है क्या करना है। जी। जब आप फेस टू फेस अपने फ्रेंड से बात करोगे आपको पता चलेगा वो भी इसी तरह की किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। आपने तीसरे से बात करी वो भी जूझ रहा है, चौथे से बात करी वो भी जूझ रहा है, आपको लगेगा यार ये तो कॉमन प्रॉब्लम है, तो ठीक है छोटी सी बात है, हो जाएगी ठीक। अदरवाइज आपको लग रहा है मेरी प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्यों है? सोशलाइजेशन नहीं है। कम्युनिकेशन कब डेवलप होगी? जब आप बचपन से कम्युनिकेट करोगे, लड़ोगे भी, झगड़ोगे भी, बात भी करोगे, तभी बनेगा ना। बॉन्ड कहाँ बनेगा? जहाँ पर रोज इंटरेक्शन हो रही है। जब मोबाइल से इंटरेक्शन हो रही है तो कहाँ बॉन्ड बनेगा? मोबाइल से तो बॉन्ड नहीं ना बन सकता। मोबाइल पे पूछ रहे हो कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, हाउ टू टेक आउट स्ट्रेस, तो मोबाइल तो आपको बता देगा कैसे क्या करना है। आप लंबा सांस ले लो, योगा कर लो, ये कर लो। मगर जब आप फेस टू फेस बात करें, मैम मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं बोलूँगी हाँ ये कॉमन है, हो जाता है, इसका ये सॉल्यूशन है। ठीक है ना, आपको लगेगा मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं है, आप 4 लोगों को बताओगे, 4 अलग अलग आइडिया देंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। जब भी, अब अगर हम बच्चा, छोटा बच्चा है, क्वेश्चन पूछता है, बहुत क्वेश्चन पूछने की आदत होती है उसको, छोटे बच्चों का ना। आप देखोगे, आप बात कर रहे थे, आपके घर में नेफ्यू है, वो हर चीज़ में, अब हर चीज़ अगर वो एलेक्सा से पूछ रहा है, एलेक्सा अपने अकॉर्डिंगली जवाब दे रही है। अगर आपसे पूछेगा तो आप अपने ढंग से जवाब दोगे, तो वो कम्युनिकेशन प्रोसेस शुरू हो गया ना। जब भी इशू होगा, ही कम टू यू एंड ही टॉक टू यू। वहाँ से आपका जो है इमोशनल एक्सप्रेशन आना शुरू हो गया। किसी चीज़, कोई चीज़ बुरी लग गई, मैंने कहा हर चीज़ का जो रोल है वो है हमारी परसेप्शन, हम कैसे चीज़ परसीव करते हैं। आप देखिए कि जिस दिन आपका बर्थडे होता है, फॉर एग्जांपल, आप बहुत खुश होते हो, आज मेरा बर्थडे है, ठीक है ना, एंड यू इग्नोर सो मेनी थिंग्स दैट डे। खुशी खुशी जा रहे हो, पार्टी करनी है, फ्रेंड से मिलना है ना, यू आर हैप्पी दैट डे। तो आपका थॉट प्रोसेस माइंड में क्या है? हैप्पीनेस। आप गए, आपकी बस मिस होगी, आपने बॉदर नहीं किया, चल कोई बात नहीं दूसरी ले लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो उस दिन आप हैप्पी मूड से निकले हो, तो वो आपके साथ कैरी हो रहा है हैप्पी मूड, बिकॉज इट्स योर डे, यू डोंट वांट टू स्पॉइल, और आपने सुबह से शुरू किया है। अब टेक अनदर डे, आप घर से निकले, सुबह उठे, लाइट चली गई, अरे मैंने जाना था, दिन खराब हो गया, आज गड़बड़ है। मम्मी ने खाना बनाया, नाश्ता लेट हो गया, अरे मम्मी क्या कर दिया, मैं लेट हो गया, फिर मूड स्पॉइल, आज तो पक्का गड़बड़ है। वो थॉट प्रोसेस में चल पड़ा है, गड़बड़ है। आगे गए, बस मिस हो गई, अरे बस भी मिस हो गई, किसी से थोड़ी टक्कर हो गई, उसी के साथ गुस्सा कर दिया, एग्रेसिव मोड में आ गए, तो सारा वहाँ निकल गया, लड़ाई हो गई, आज पता था सुबह से मूड खराब होगा जी। तो वो आप देखिए कि सारी चीज़ें कहाँ हैं? ओनली इन योर माइंड, है ना जी। तो वो माइंड अगर आपने अपना कंट्रोल कर लिया ना, आपका थॉट प्रोसेस आपके अंदर है, देन यू आर द विनर। फिर आपको हर जो भी आप नेगेटिव देख रहे हो उसमें आपको पॉजिटिविटी अपने आप नजर आएगी। मैंने कहा ना, हर चीज़ में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें, मगर आप क्या देख रहे हो डिपेंड करता है। अब आप सोचो आप रोज ही पॉजिटिव देखोगे, वो पॉसिबल नहीं है। एक बैलेंस है, एक बैलेंस रखना जरूरी है। नेगेटिव भी दिखेगा, देखना भी जरूरी है ना। रोज मीठा ही खाओगे तो चलेगा? नहीं ना, मीठे के साथ नमकीन, खट्टा, है ना। और आप देखो हमारे पहाड़ी, हम तो सारे रोज खाने में ये चीज़ें खाते हैं कि हर फ्लेवर होना चाहिए, तभी थाली सजती है हमारी, नहीं तो नहीं सजती ना। तो वो थाली का मज़ा तब आता है जब उसमें खट्टा भी है, मीठा भी है, नमकीन। तो वैसे ही लाइफ है, अगर लाइफ में सारे फ्लेवर हैं, ओनली देन यू आर हैप्पी, पॉजिटिव। अगर वो एक भी फ्लेवर मिस हो रहा है, वहाँ आपको दिक्कत हो जाएगी जी। तो वो चीज़ें हैं जी। तो हम जैसे अब बैलेंस की बात आ ही गई है, हम भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करके चलते हैं एज यंग ऑडियंस। तो ऐसा रहता है कि हमारे लाइफ में रिलेशनशिप्स, वर्क, हमारी एजुकेशन, सब चीज़ें हमारी लाइफ में कभी ना कभी आना शुरू हो जाती है। उन सब में क्या होता है, उन सब के बीच में फ़ाइट करना कभी कभी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो उस चीज़ को बैलेंस आउट कैसे करें? आपने कहा रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप, सारी चीज़ें, है ना। अब डिपेंड करता है आपकी उस मोमेंट पे क्या प्रायोरिटी है जी। अभी आपका कैरियर मेकिंग ईयर है जी, ठीक है ना। तो आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? कैरियर, ठीक है। आपका किसी पे क्रश हो गया, आपको पसंद आ गया, आपने अपना सारा फोकस वहाँ कर दिया, तो आपका कैरियर निकल गया, तो वापस नहीं आएगा। अगर आपका क्रश जो है
वो एक सिंसियर है, तो आप मिल के दोनों अपने कैरियर के लिए काम करोगे, उसके बाद रिलेशनशिप की बात सोचोगे। जी। तो वो बड़ा ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड। स्कूल के बच्चे हैं, आजकल छोटे छोटे अफेयर्स हो रहे हैं, वो पता ही नहीं है दैट इज़ जस्ट इन्फेचुएशन। बायोलॉजिकली मेल्स एंड फीमेल्स आर डिफरेंट, वो डिफरेंट ही रहेंगे, ठीक है ना। वो आप सोचो कि एक हो सकते हैं, नहीं हो सकते, वो डिफरेंस रहेगा। तो थोड़ा सा गैप दोनों जेंडर में होना चाहिए। जी। आज की जनरेशन वो नहीं रख रही है, ठीक है। तभी वैल्यू करेंगे एक दूसरे को। दो जीवन, वो दोनों पहलू आपकी लाइफ के दो पहिए हैं, जब इकट्ठे मिलके चलेंगे तभी लाइफ सक्सेसफुल है। आज की जनरेशन शादी नहीं कर रही है, लिव इन में रह रही है, उनको लगता है बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, हमने अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ रहनी है, एडजस्ट नहीं करना है। एडजस्टमेंट नाम की चीज़ ही नहीं रखी है। विदाउट एडजस्टमेंट यू कैन नॉट लिव। हर चीज़ आपको लाइफ में एडजस्ट करनी पड़ती है। तो एडजस्टमेंट अगर आप सोचोगे तो आप एक हेल्दी तरीके से लाइफ को देखोगे। आप लाइफ को टेम्परेरी जी रहे हो, आप शॉर्ट जो है मोमेंट्री एंजॉयमेंट चाह रहे हो, लॉन्ग लाइफ के बारे में नहीं सोच रहे हो। दैट इज़ द इशू। जब आप लॉन्ग लाइफ के बारे में सोचोगे तो छोटी मोटी बातें होंगी, लड़ाई झगड़े, घर में आप रह रहे हैं, छोटी मोटी बातें होंगी, हम लड़ते झगड़ते हैं, मगर इसका मतलब ये थोड़ा ना हम दुश्मन हैं। दूसरे दिन हम सब ठीक हो जाता है। तो वो ज़रूरी है। जिस घर में अगर लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है तो वो भी एक पॉजिटिव साइन नहीं है। मैंने कहा ना, एक बैलेंस ज़रूरी है। जहाँ दो लोग हैं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आएंगे ही आएंगे। तो जब डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन डिस्कस होगा तभी पता चलेगा कि दूसरा क्या चाह रहा है, मैं क्या चाह रही हूँ। फिर हम बैठ के एक डिसीजन पे आएंगे कि ये बेटर है, और उसमें हमें देखना है प्रायोरिटी क्या है। अब स्कूल और कॉलेज में अगर हम रिलेशनशिप और इसमें पढ़ जाएंगे तो हमारा पढ़ाई प्रायोरिटी है, मगर ये नहीं है कि हम बुक वर्म बन जाए और किताब ही पढ़ते रहें। मैं कॉलेज में भी बच्चों को कहती हूँ, क्लास में आओ, क्लास बंक करना भी सीखो। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि महीना बंक किया और एक दिन क्लास में आ रहे हो। क्लास बंक करना भी आना चाहिए, मगर ये नहीं है कि आप उसको बहुत ज़्यादा करो। कभी कभार वो भी करके देखो, तभी पता चलेगा ना कि हाँ जी हमने क्लास भी बंक करी। अदरवाइज़ तो पढ़ के चले गए, जो बुक वर्म्स रह गए कि हम कॉलेज नाक की सीट में गए, किताब पढ़ी और वापस आ गए, पता ही नहीं चला कॉलेज लाइफ क्या है। कॉलेज लाइफ में जो इंडिपेंडेंस मिली है उसको एक बैलेंस में इंडिपेंडेंस लिए, मगर 80% फोकस ऑन बी योर स्टडीज़ एंड कैरियर, क्योंकि ये आपके कैरियर मेकिंग ईयर्स हैं। तो वहाँ ध्यान रखोगे तो लाइफ, आने वाली लाइफ जो है वो आपकी सक्सेसफुल होगी। अगर वहाँ पर भटक गए रास्ता तो आने वाली लाइफ में फिर सारी उम्र स्ट्रगल है। तो वो 4 दिन की चांदनी के चक्कर में हम अपना भविष्य जो है पूरा खराब कर रहे हैं। ये याद रखना चाहिए, चांदनी 4 दिन की है, फिर अंधेरी रात है। तो उस 4 दिन की चांदनी को हम दूर से एंजॉय करें और पहले अपना कैरियर पे फोकस करें, और उसके बाद आपकी चांदनी जो है वो हमेशा आपके साथ रहेगी। ठीक है। तो यूथ के लिए यही मेरा रहेगा कि अपने कैरियर और अपनी पढ़ाई पे फोकस आप ज़्यादा रखें, बाकी चीज़ें आप थोड़ी बहुत एंजॉय करें, ज़रूर करें। क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में हैं, अगर आप मौज मस्ती नहीं मारेंगे तो बड़े होकर मौज मस्ती थोड़ा ना मारेंगे। फिर आपको लगेगा बचपन में अगर आप खिलौने से नहीं खेले तो बड़े होकर थोड़ा ना खेलोगे। तो हर चीज़ की उम्र है, मगर हमारा फोकस कहीं और चला गया है तो हम भटक जाएंगे। मुझे लग रहा है जो हमारे यहाँ पे श्रोता है उनको एक नोट्स तो मिल ही गया होगा कि लाइफ में किस चीज़ पे फोकस करना है। और हर चमकती चीज़ मैम के हिसाब से जो है वो चांदी नहीं होती, सोना तो होती नहीं और चांदी भी नहीं होती। जी मैम, तो हम आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी अभी वही है ना, एज वैसी है ना, जी मैम, हार्मोनल चेंजेस हैं। बेसिकली एवरी जो बच्चा है, किड है, आपका जो एडल्ट्स हैं, आपको अपनी एनर्जी एक सही रास्ते पे ज़रूर जो है वो यूटिलाइज करनी है। ज़रूर एक स्पोर्ट्स रखो अपने लिए जो आप रोज़ खेलें, एक्सरसाइज करें, ताकि आपकी एनर्जी वो पॉजिटिव चैनलाइज हो रही है। जब तक आप एनर्जी बहुत है ना, पोटेंशियल बहुत है यूथ में, और वो एनर्जी हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो वो गलत रास्ते पे जा रही है। ड्रग एडिक्ट्स बन रहे हैं, कुछ और हो रहा है ना, आप और फालतू की चीज़ों में पड़ रहे हैं। अगर आपने अपना फोकस रखा है, अपनी एनर्जी को आप एक सही रास्ते पे, रोज़ एक सपोर्ट आप अपना रखते हो, जो आपने खेलना है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, सुबह भाग रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपकी एनर्जी जो है वो एक सही रास्ते पे जो है वो आएगी एनर्जी आपकी, और आप डेफिनेटली अपने लिए आपकी प्रायोरिटी आपका कैरियर होगा फिर, है ना। फिर आप और चीज़ों के बारे में नहीं सोचोगे, आपको लगेगा कि हाँ मुझे क्या करना है अचीव, तो आप उसको करोगे। बिना गोल के हैं बच्चे, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है गोल नहीं है ना। तो जब तक हमारे पास गोल नहीं है हमारे को रास्ता ही नहीं पता है। इफ़ वी हैव अ गोल तो वी हैव द वे। तो हमें पता है कि आपको पता है मैंने एग्ज़ाम देने हैं, तभी पढ़ोगे ना। अगर आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे आप पढ़ोगे ही नहीं, ठीक है ना। एग्ज़ाम आ रहे हैं, आपने अभी से शुरू कर दिया पढ़ाई करना, तो हर
छोटे गोल, बड़ा गोल लाइफ का पता होना चाहिए अपने कैलिबर के हिसाब से, अपने पोटेंशियल के हिसाब से कि मैं ये कर सकता हूँ और मेरा ये गोल है, अब उसके लिए मुझे रास्ता है। मोटिवेशन तभी आएगी, अदरवाइज मोटिवेशन ही नहीं है। बिना गोल के हम चल रहे हैं, अभी ग्रेजुएशन हो गई, अब तू क्या कर रहा है, ये कर रहा है, मैं भी ये कर लेता हूँ, फ्रेंड के चक्कर में सब्जेक्ट ले रहे हैं जी। आप देखो ना कि पता ही नहीं है आप क्या सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, यार वहाँ कोई फ्रेंड नहीं, जो फ्रेंड ले रहा है वही ले लेता हूँ। तो वो कोई आपका, आप सोचो ना कि आपको क्या पता है, तो आप ये देखो कि मुझे क्या करना है। अगर मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे नहीं पढ़ना है, मेरे को लगता है मेरे घर में खेती बाड़ी है, मैं उसको अच्छे से करूँ। तो आप अगर अपने पॉजिटिव होकर आप वहीं पर फोकस करोगे, यू कैन अर्न अ लॉट। तो आपको पता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो है जब स्कूल आपने पास आउट किया, उसके बाद बच्चों को सिखा नहीं पाते कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ज़रूरी है। बच्चा अगर अपने आप अर्न करेगा तो उसको वैल्यू करेगा। मैं बच्चों को अक्सर कहती हूँ अपनी क्लास में भी कि आप ट्यूशन्स ले सकते हो, जो आपकी हॉबी आपकी है उसके बेस पे आप थोड़ा थोड़ा अर्न करना शुरू करो अपनी पॉकेट मनी, सो दैट यू डोंट रन फॉर द ईजी मनी। ईजी मनी जल्दी आती है, जल्दी जाती है और हमें स्पॉइल करती है ना। वो गलत रास्ते हैं, पता है आपको, है ना। तो वो हमें दिखते हैं क्योंकि वहाँ पर जो समाज में, सोसाइटी में जो आपके बैठे हैं लोग, है ना, ऐसे लोग जिनको इंडिविजुअल्स चाहिए फॉर वर्क, और वो आपको वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, आपको जल्दी से पैसा दे के, इजी मनी दे के गलत रास्ते पे डाल रहे हैं। सोसाइटी में बहुत सारे लोग वैसे हैं, ठीक है ना। तो उनसे आपको बचना है। तो वहाँ से आप कब बचेंगे, जब आपका अपना पीयर ग्रुप स्ट्रांग होगा, आपकी कम्युनिकेशन आपस में स्ट्रांग होगी, आप अकेले नहीं रह रहे हैं, तो नोबडी कैन ट्रैप यू। आप देखोगे मैक्सिमम जो लोग आइसोलेट रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, बातचीत नहीं करते हैं, उन लोग वो ज़्यादा ट्रैप हो जाते हैं। या जिनको लाइफ में बहुत जल्दी है कि बहुत जल्दी पैसा कमाना है, आप सीधे 100वीं सीढ़ी पे नहीं पहुंच सकते, स्टेप वाइज ही चलना पड़ेगा। अगर आप धीरे धीरे स्टेप चढ़ोगे तो ज़्यादा दूर जाओगे, अगर आप लंबी छलांग लगाओगे तो आप जल्दी थक जाओगे और हार जाओगे। जी। तो जो इस चीज़ से मुझे समझ आया कि एक गोल ओरिएंटेशन और एक हॉबी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो जो हिमाचल में अभी जो ये नशे का जो बड़ा प्रकोप चला हुआ है, तो ये भी क्या इसी वजह से क्योंकि उनके पास फोकस नहीं है, सही मेंटोरशिप नहीं है, या एक गोल नहीं है क्योंकि उनका गोल जो है वो घर में ही रह गया। पहले लोग बाहर निकल के खेलते थे, 4 लोगों से मिलते थे, 4 अलग बातें होती थी, बट जो फ़ोन पे ही रहना या वीडियो गेम्स पे ही रहना, उन्होंने उनको इतना भटका दिया है कि उनको सही गलत में नशे का भी नहीं पता लग रहा और ये बढ़ रहा है। क्या कहीं ना कहीं इस चीज़ का ये भी रोल है? हाँ, तो वर्चुअल लाइफ में मैंने वही कहा ना कि स्ट्रेस कम करना है, चल भाई एक कश लगा ले, कम हो जाएगा। हमें लगता है ईजी वे है जी, वो इजी वे नहीं है। आप बाहर जाके थोड़ा सा निकलो, किसी से बात करो, वो इजी वे है। मगर हमें लगता है, तो मैंने कहा ना कि सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स हैं दे आर ट्रैपिंग यूथ, कि कहाँ हम स्कूल से ही शुरू हो गया है ना, तो वो नशे के आदी बना रहे हैं क्योंकि उनको अपना धंधा चलाना है। अब जब से सिंथेटिक आ गया है तब से तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो वो अवेयरनेस हमें होनी चाहिए बच्चों को। हम अगर फैमिली में आपके हेल्दी एटमॉस्फेयर है तब आप अवेयर हो, अगर आपका पीयर ग्रुप अपना स्ट्रॉन्ग है तब आप अवेयरनेस वहाँ फैला सकते हो कि ये चीज़ें जो हैं हमारे लिए अच्छी नहीं हैं। और जब आप छोटी छोटी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो रही हैं, आपको लगता है कि एक गोली खा के और एक कश लगा के जो है हम अपना गम कम कर सकते हैं, या आपको लगता है पीयर प्रेशर में कि ये आदतें होनी चाहिए नहीं तो मैं बैकवर्ड हो गया, मैं गंवार हो गया, तो उन सब चीज़ों से बाहर निकल के आप अपने पे काम करो। अगर हम सेल्फ पे काम करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो यूथ है वो, मुझे लगता है काफ़ी समझदार है, बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम अपने मेंटल जो इश्यूज़ हैं, मेंटल हेल्थ का ध्यान खुद ही रख सकते हैं। तो मैम, अब मैं होप करूँगा आप हमारे ऑडियंस के लिए एक मैसेज छोड़ें जिससे उन्हें मेंटल हेल्थ के बारे में और पता लगे। शायद हमसे कुछ रिसर्च करने में या कुछ क्वेश्चन पूछने में कमी रह गई हो, बट आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहें। मेंटल हेल्थ, अपना डू टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ। तो उसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना है। एक तो जो आपका गूगल बाबा सर्च है उसको मिनिमाइज़ करें, हर चीज़ के लिए गूगल को ना ढूंढें। अपना दोस्त, अपनी मम्मी, अपने पापा, अपने सर, अपनी मैम, उनसे डिस्कस करें। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, पहले इंडिविजुअल फिज़िकली जो आपके सामने है, आपका क्लोज़ है, आप उससे बात करें। और सोशल इन्फ्लुएंसर जो आप जिन चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस हो रहे हो वो कम इन्फ्लुएंस होए, रियल लाइफ में जिएँ।
रियल लाइफ में ना जिए। रियल लाइफ कभी कभी अच्छी लगती है। रियल लाइफ में अगर आप जिएंगे तो आप देखेंगे ये छोटी छोटी दिक्कतें सबके साथ हैं और कॉमन है, होनी भी चाहिए लाइफ में, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो ज़रूरी है आप उन छोटी छोटी चीज़ों को खुद हैंडल करें। हर चीज़ का जो आपका आंसर है वो गूगल के पास या एआई के पास नहीं है। तो वर्चुअल लाइफ से बाहर निकल के अगर आप रियल लाइफ में जिएंगे, आप देखेंगे एवरीवन इज सेलिंग इन द सेम बोट। सबको ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो हैं आती रहती हैं और हम उनको हैंडल कर सकते हैं। अपनी प्रायोरिटी सेट करें, अपने गोल सेट करें और उन पे काम करें, सेल्फ पे काम करें कि मुझे लाइफ में क्या लेना है। मैं आज के 5 साल या 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखता हूँ, ये मैं यूथ के लिए कह रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप वो देखोगे तो आप एक गोल बनाओगे, हाँ मुझे ये करना है, और उसके लिए आप एक रास्ता चुनोगे। अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करें, आज क्या ज़रूरी है, ठीक है। वो कब कर पाओगे, जब आप वर्चुअल लाइफ से बाहर निकलोगे। मोबाइल का यूज़ मिनिमाइज़ करें, कोशिश करें पॉजिटिव करें। कभी कभार एंटरटेनमेंट के लिए ये चीज़ें यूज़ करें, मगर उस पर डिपेंडेंट ना रहें। जब भी हम किसी चीज़ को एक्सेसिव यूज़ करेंगे किसी भी चीज़ का, तो वो एक्सेसिव जो है वो हमें तंग करेगा ही करेगा। तो आपको एक बैलेंस अगर आप लाइफ में बनाते हो और अपनी ओपन अप रखते हो, कम्युनिकेटिव रहते हो अपनी चीज़ों को, ठीक है ना, अपनी जो आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इश्यूज आ रहे हैं, तो उनको आप डिस्कस करते हो तो ठीक है। पहले मेंटल हेल्थ इशू था ही नहीं और आप बहुत ज़्यादा कर लिया तो वो एक गड़बड़ हो जाएगी। एक बैलेंस है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं लाइफ में, टेक इट नॉर्मल। लाइफ इज़ वेरी जो आप कहते हो कि आपको भगवान ने ये ज़िंदगी दी है, रोज़ सुबह उठ के सब उसका ग्रेटिट्यूड करें, हर चीज़ का ग्रेटिट्यूड करें। अपने इमोशंस जो हैं वो ज़रूर शो करें। अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है अप्रिशिएट करें, कुछ बुरा लग रहा है तो उसके बारे में बात करें। अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें, उनका थैंक्स करें। मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चे अपनी मदर को आई लव यू कहते होंगे, अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को आई लव यू कहने के लिए आतुर रहेंगे, मगर अपने पेरेंट्स को अगर आप सोचो तो कितनी सारी चीज़ें कि घर में जो आपके लोग हैं उनको आप मम्मी को बोलो मम्मी खाना क्या टेस्टी था, है ना। तो आप घर जाके बोलो कि आई लव यू, आप इतने अच्छे हो, इतना अच्छा खाना बनाते हो। आपको मुझे लगता है खुद भी अच्छा लगेगा और उनको भी अच्छा लगेगा, है ना। तो लव जो है वो ये नहीं है कि आप जिस एंगल से देख रहे हो लव इज़ दैट, है ना। तो वो हमारे इमोशनल एक्सप्रेशन है। यू कैन लव एनीथिंग, वो मटीरियल हो सकती है, आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स, एनीबडी इन योर रिलेशंस, है ना। तो वो, मगर अगर आप पूछोगे लव वर्ड तो वो चेहरे पे ऐसे आ जाता है कि लव एक ही उसका कंसेप्ट है ना। तो इसी तरह हर इमोशन आपका जो है वो इमोशनल एक्सप्रेशन ज़रूरी है हमारा बाहर आना, ठीक है ना। और अपनी प्रायोरिटी ज़रूर जो है बच्चे अपनी डिसाइड करें जी। और ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ जी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी। तो वी होप कि जितने भी आंसर्स हम मैम से एक्सपेक्ट कर रहे थे या हम जानना चाहते थे वो हमें मिल गए होंगे। तो मैम की जैसे एडवाइस थी, गूगल से थोड़ा दूर रहे, एक एक्सपर्ट से बात करें। ये टैबू नहीं है, इट्स नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। जितना हो सके बात कीजिए, किसी से भी बात कीजिए, घर के बड़ों से बात कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए। तो इसी के साथ हम आज का अपना शो यहाँ एंड करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा। आगे भी हम ऐसे ही शोज़ लाते रहेंगे, ऐसे ही अच्छे गेस्ट को, नॉलेजेबल गेस्ट को लाते रहेंगे, जिससे कि हमें लाइफ में कुछ ना कुछ सीखने को मिले। और आप हमें कमेंट करते रहिए, अपने सुझाव देते रहिए कि ऐसे कोई टॉपिक्स है जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, हम उसके में वीडियो बना सकते हैं। तो आपके आइडियाज़ ही हमारे काम आएंगे, क्योंकि ये जो भी हम आप कर रहे हैं ये आप ही के लिए कर रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल अनचार्टेड लेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया, थैंक यू मैम।